बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिक साद मिसन साहब। आप चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर हैं। आज हम सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे और आपके डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स को जो डिग्री दी जा रही है और डिग्री का क्या स्कोप है। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? मोहतरम, मेरा ताल्लुक़ इसी इलाके से है और मेरी जो BS कंप्यूटर साइंसेस है वो बड़ी मेरी ऑनर की बात है कि मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से ही BScs किया। जी सर। जो पहला बैच था इनका, पायनियर सेशन था हमारा। सही सर। और 1998 से 2002 तक हमने यहाँ से किया और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो उसके फ़ौरन बाद मेरी जॉब हो गई और मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में जॉब करता रहा लाहौर में। ठीक सर। एंड फिर मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि मुझे अपने ही इलाके में मुझे जॉब मिल गई, अपनी ही यूनिवर्सिटी में, तो मैं यहाँ बहावलपुर आ गया। अच्छा सर। उसके उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिला PhD का, मास्टर्स लीडिंग टू PhD का। तो मैं 2005 में वहाँ मुझे स्कॉलरशिप मिला। 2006 में मैं यहाँ से फ़्रांस चला गया मास्टर्स और PhD करने के लिए। ठीक सर। और फिर 2011 में मैं वहाँ से वापस आया हूँ। कुछ अर्सा पढ़ाने के बाद, यहाँ का माहौल देखने के बाद, फिर मैं पोस्ट डॉक्टरेट करने चला गया फ्रांस ही, और वहाँ से मैं फिर यहाँ वापस आ गया। ठीक। सर, आपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को कब ज्वाइन किया? यस, 2004 में मैंने ज्वाइन किया। 2002 में मैंने अपनी BScs कंप्लीट की और उसके बाद 2002 से 2004 तक मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जॉब करता रहा और फिर 2004 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया। ठीक। डॉक्टर साहब, आपका PhD का थीसिस किस हवाले से था? मेरा PhD का थीसिस का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें मेजर, अगर मैं एक आम लेमैन के लिए बताऊं, उनके समझने के लिए बताऊं, कि मोस्टली अगर आप कोई सिस्टम बनाते हैं तो वो सिस्टम उस वक्त सिचुएशन ऐसी होती थी कि उसका मेजर टॉपिक था सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप जी सर टेक्स्ट में से फाइंड आउट करना कि लोग पॉजिटिव किसी चीज़ के बारे में बोलना चाह रहे हैं, नेगेटिव बोलना चाह रहे हैं। और इसकी आज की फील्ड में, आज के दुनिया में बहुत एप्लीकेशंस हैं। जैसे इलेक्शंस के अंदर आप देखते हैं लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पे डिफरेंट लोगों के बारे में बोलते हैं, तो वहाँ से आप प्रेडिक्ट करना कि लोग किस रहनुमा के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं। तो मेरा मेजर टॉपिक यही था और इसमें ये था कि होता क्या था, जो लोग सिस्टम्स पहले बना रहे थे वो जब आप डेटा कलेक्शन चेंज करते थे तो रिजल्ट्स भी चेंज होते थे। तो मेरा जो मेजर ऑब्जेक्टिव था कि ऐसे फीचर्स के ऊपर काम करना और उनमें से रिजल्ट्स निकालना कि अगर आप डेटा कलेक्शन भी चेंज करें तो रिजल्ट्स आपके चेंज ना हो। अगर एक सिस्टम इस डेटा कलेक्शन के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो दूसरी के ऊपर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। जी, तो मेरा मेजर काम ये था। ठीक डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, आपके PhD में सुपरवाइज़र कौन थे और उनके बारे में आपके क्या अल्फाज हैं? हाँ जी, मेरे सुपरवाइज़र जी बेसिकली अल्जीरियन थे, अलजायर से ताल्लुक़ था उनका, एंड ही वाज फ्रेंच नेशनल। बहुत ही काइंड शख्सियत थे और उनके बारे में फ़ेमस था वैसे कि उनके पास हमेशा PhD में फ़ीमेल स्टूडेंट्स ही आया करती थी। अच्छा। तो उसी साल जब मैंने वहाँ पे इंडक्शन ली तो हम 2 लोग थे जो फर्स्ट टाइम उनके पास मेल मेंबर्स आए। एक लिबनान का लड़का था और एक मैं था। तो हम हमारे बारे में मशहूर था, फ्रेंच में बोलते हैं लेफिस दो बोगनम, यानी बोगनम के बेटे। यानी पहली दफ़ा ये टर्म वहाँ इस्तेमाल हुई हमारे लिए क्योंकि उन्होंने पहली मर्तबा मेल स्टूडेंट्स को इंडक्ट किया था। ठीक सर। अच्छा सर, आप कितना रिसर्च आर्टिकल लिख चुके हैं? मेरे इस वक्त सर 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं जिनमें डिफरेंट जर्नल्स के अंदर भी हमने पब्लिश किया और बहुत जो A लेवल की कॉन्फ्रेंसेस हैं हमारे फील्ड के अंदर उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया है डिफरेंट अखबार के अंदर। ठीक। आप कितना नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर चुके हैं?
नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की तादाद तकरीबन 40 होगी। और जब मैं फ़्रांस में था अपनी पीएचडी के दौरान या पोस्ट डॉक्टरेट के दौरान, तो हमने वहाँ पे डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, ग्रीस में, स्विट्ज़रलैंड में, यूके में भी मैं गया हूँ एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो बाकी कुछ फ़्रांस में नेशनल कॉन्फ्रेंसेस थी, और यहाँ पाकिस्तान में तो हमने अटेंड किए हैं बहुत सारे। ठीक। और डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम और दूसरी दुनिया के निज़ाम तालीम में क्या फ़र्क है? एज़ आ एजुकेशनिस्ट आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की निज़ाम तालीम और अगर हम बाहर से उसका मुकाबला करें तो फ़र्क तो बहुत है, और वो कई हवालों से फ़र्क है। अगर हम स्टार्ट करें फैकल्टी के हवाले से, अच्छा ये शोबा तो शायद हम कम्पीट कर लेते हैं, क्योंकि एचईसी के बहुत सारे प्रोग्राम्स के तहत हमें बहुत सारे लोग ऐसे जो बाहर से पीएचडी करके आए पाकिस्तान में सर्विस दी, तो ये तो इस शोबे को तो एचईसी ने काफ़ी हद तक डील कर लिया कि फ़ैकल्टी अच्छी आ गई, ट्रेंड फैकल्टी आ गई। जी सर। दूसरा जो इश्यूज़ होता है हमारे यहाँ वो होता है लैब्स का, यानी स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में हमारे पास लैब्स मौजूद हैं, कंप्यूटर्स, लेटेस्ट कंप्यूटर्स के साथ लैब्स मौजूद हैं। तो और तीसरी बात आ जाती है आपके आप जो चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं, स्कीम ऑफ स्टडीज़ और तमाम की बातें कर रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ एचईसी बिल्कुल करती तो रहती है अपडेट, लेकिन हम डिले हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें जो ज़माना असर के जो रिसर्च ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, डेवलपमेंट ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाता है, हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं समटाइम्स। तो सबसे बड़ा मसला तो यही आता है हमारे यहाँ। ठीक है, कि मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, फ्यूचर एप्लीकेशंस क्या है, उनके हवाले से हम उस तरह अपडेट अपने आप को नहीं कर पाते, अपने कोर्सेज़ को टाइम पे नहीं कर पाते। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक हमारी जो फैकल्टी साइड, लैब साइड, ये तमाम पूरी होती हैं इस हवाले से। ठीक सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्कोप के हवाले से मैं बात करूं तो इस वक्त मैं ये कह सकता हूं, शायद मैं एक वन लाइनर आंसर दूंगा कि इस वक्त ये एक वाहिद फील्ड है जो आपको 100% जॉब गारंटी देती है। ठीक सर। अगर आप एक अच्छे डेवलपर, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं तो आपको ना किसी सिफारिश की ज़रूरत है और ना किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत है। आप दुनिया के किसी भी शोबे में, दुनिया के किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान के किसी डिपार्टमेंट में आप जॉब मिल सकती है, क्योंकि तकरीबन पाकिस्तान में आज हर सेक्टर में सॉफ्टवेयर हाउसेस से लेकर हॉस्पिटल्स तक, एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर्स तक, हर जगह पे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में कितना तलबात ज़ेर तालीम हैं इस वक्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 1600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं, और अभी नई इनटेक आ रही है और आलमोस्ट 400 एडमिशन्स वहाँ पे भी हो चुके हैं हमारे पास। फैकल्टी मेंबर्स के हवाले से बात करना चाहूँगा। फैकल्टी मेंबर्स कितना हैं और कितना पीएचडी हैं? हमारे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 14 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और इसमें से 4 लोग जो हैं वो पीएचडी हैं, और कुछ फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उनकी पीएचडी अंडर प्रोग्रेस है, और सून वो इंशाल्लाह डिफेंस करके पीएचडी फैकल्टी का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक। और डॉक्टर साहब, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं? हमारे पास सर इस वक्त बीएस प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, 4 साल प्रोग्राम है ये, और उसके अलावा मास्टर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो 2 साल प्रोग्राम है, एमएस जो एमफिल के बराबर होता है, वो ऑफ़र हो रहा है। और सून इंशाल्लाह हम पीएचडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ भी हमारा सफ़र गामज़न है। ठीक सर, आपकी क्या विजन है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? देखिए, हमारा जो स्टूडेंट्स के हवाले से पर्सपेक्टिव ये है कि हमारे स्टूडेंट्स जब आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, 800 900 नंबर मैट्रिक एफएससी के अंदर 1000 नंबर्स। सिर्फ फ़र्क ये होता है जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं कि उनको मेरी जो फ़र्स्ट मोटिवेशन जो आपने पूछी है, या फर्स्ट मेरा पर्पज़ ये है कि उनके अंदर अवेयरनेस और मोटिवेशन पैदा करना। वो जब यहाँ पे आते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके अंदर वो मालूम नहीं होता कि वो जिस डिग्री में आए हैं वो बीएस हिस्ट्री नहीं करने आए,
ठीक है, मैं हिस्ट्री की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन कहने की बात ये कि आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ता है और यहाँ पे आपको स्किल्स डेवलप करनी ज़रूरी होती है। यहाँ बच्चा आएगा, शायद उसके लिए पास करना इतना मुश्किल ना हो, क्योंकि बच्चा एफएससी से आया होता है, एफएससी में आप बहुत कुछ चोट खा के आए होते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे हमें ये होता है कि आपको स्किल्स डेवलप करनी है, और स्किल्स जितनी अच्छी और जितनी जल्दी आप डेवलप करेंगे, जितना अपना ट्रैक अच्छा रखेंगे, उतना जल्दी आपको जॉब्स भी मिल जाएंगी। आज आपको मालूम है रिमोट जॉब्स का दौर है, ऑनलाइन जॉब्स लोग करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो चौथे सेमेस्टर के अंदर लाखों कमा रहे होते हैं, अपनी फ़ीस खुद भर रहे होते हैं, घर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो स्किल्स गेन कर चुके होते हैं। तो ये मेरा पर्पज़ यही है कि उन स्टूडेंट्स के अंदर जो नए नए आते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि वो एक प्रोफेशनल डिग्री करने आए हैं, और इसकी डिमांड्स बिल्कुल मुख्तलिफ है एक आम डिग्री से, जिसमें आपको सिर्फ पास करना होता है, नॉलेज लेनी होती है। यहाँ पे आपको स्किल्स चाहिए, तो अगर आपके पास वो स्किल्स हैं तो आपको कोई जॉब लेने से रोक नहीं सकता। ठीक सर, पाकिस्तान में रिसर्च कल्चर को बेहतर करने के लिए आपकी क्या तजवीज़ है? मैं ख़ास तौर पे कंप्यूटिंग के हवाले से बात करूँगा तो हमें शायद बहुत कुछ करना पड़ेगा। जो मेरा अपनी जो थॉट्स हैं इस बारे में वो ये हैं कि हमें अब ये वो वक्त आ चुका है कि हमें पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना चाहिए, चाहे वो हम किसी डोमेन से बिलोंग करते हों, एग्रीकल्चर से हों, इंजीनियरिंग से हों, कंप्यूटिंग से हों। हमारी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर काम करें। और HEC को, बल्कि मैं तो जब भी मुझे मौका मिला है हमने यही बोला है कि हमें प्रॉब्लम्स डिफ़ाइन करने चाहिए अपने पाकिस्तान के, और हमें प्रोवोक करना चाहिए तमाम फैकल्टी मेंबर्स को, तमाम यूनिवर्सिटीज़ को, कि वो उन इश्यूज़ के ऊपर काम करें ताकि हमारे अपने लोकल मसाइल यहाँ पे हल हों। अभी तो जितनी भी रिसर्च चल रही है वो इंटरनेशनली अक्सर लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उसका अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पे इम्पेक्ट बड़ा कम पड़ रहा होता है। तो मेरा फोकस अब भी यही होगा, मैं अपने फैकल्टी मेम्बरान से जब मिलता हूँ तो उनको यही बोलता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को आप उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करवाएं जो पाकिस्तान से रेलिवेंट, तो हम अपने मसाइल यहीं पे सॉल्व करें। हमारे पास सब कुछ है, बिल्कुल हमारे पास अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छी फैकल्टी है, ट्रेन फैकल्टी है, अच्छी लैब्स हैं हमारे पास। तो मेरा फोकस यही होगा रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी सर, PhD स्कॉलर्स को रिसर्च किस तरह करनी चाहिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, PhD स्टूडेंट्स के हवाले से हमारे यहाँ इस वक्त मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंडर 6 PhD स्टूडेंट्स PhD कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक सर। और बाकी भी कोई 8 के करीब मेरे पास लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट जगहों से। उनके लिए मेरा मेजर जो मशवरा यही होता है कि जिस काम, जो टॉपिक आपने चूज़ किया है, जो प्रॉब्लम आपने चूज़ किया है, उसके बारे में, जिसे हम नॉर्मली साइंटिफिक लैंग्वेज में स्टेट ऑफ द आर्ट कहते हैं या लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना ज़रूरी है कि आपको उसकी हर प्रॉब्लम्स का, हर चैलेंज का मालूम होना चाहिए, तब भी आप एक अच्छा रिसर्च काम कर सकते हैं। कई मरतबा होता है स्टूडेंट्स टॉपिक चूज़ कर लेते हैं, उसका उनको बैकग्राउंड तक मालूम नहीं होता। फिर होता क्या है कि फ्यूचर में कुछ दिनों बाद पता लगता है कि ये काम तो किसी ने पहले किया हुआ था। तो स्टेट ऑफ द आर्ट यानी लिटरेचर रिव्यू का आपको इल्म होना बड़ा ज़रूरी है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, और फ्यूचर में उसका क्या ट्रेंड जा रहा है, क्या इस फील्ड का फ्यूचर में कोई ट्रेंड है, क्या उसकी कोई क्या वो मज़ीद कुछ रिसर्च, आपका काम मज़ीद रिसर्च क्वेश्चंस को जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ताकि क्योंकि ये जो रिसर्च होती है चेन होती है। अच्छा, आपने कोई काम किया, आपने कुछ सवालों के जवाब दिए और आपने मज़ीद सवालों को जन्म दिया, फिर मज़ीद आने वाले लोग आपके काम से रेलिवेंट मज़ीद सवालों पे काम करेंगे। तो फोकस हमेशा यही रहा है कि बच्चों को इस हवाले से गाइड किया जाए कि कुछ ऐसा काम करें कि कुछ सवालों के जवाब दें और नए सवालात को जनरेट करें। ठीक सर, मॉडर्न दौर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कौन सी फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो अब हर फील्ड में है। यानी हमारे यहाँ जो लोग, हमारा जो कोर्स है, हमारे यहाँ जो लोग डेवलपर्स, यहाँ से हमारा मकसद होता है कि ट्रेन डेवलपर्स प्रोड्यूस करें। तो और हमें मालूम है कि आज कंप्यूटर्स और कंप्यूटर से रेलेवेंट सिस्टम हर डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स इसलिए आपको हर जगह पाए जाएंगे, हॉस्पिटल्स के अंदर भी मिलेंगे और इंडस्ट्री के अंदर भी मिलेंगे,
बाहर भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट जॉब्स के ऊपर सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर मिलेंगे। तो इसका स्कोप तो अनलिमिटेड है, मैं ये कह सकता हूँ। तो सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हमारे स्टूडेंट्स एक अच्छी ट्रेंड्स को अपनाएं। ये फ्रीलांसिंग के अंदर लग के जिसमें बहुत सारे लोग पैसा तो कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उन स्किल्स पे फोकस कर रहे होते हैं जो शायद नॉन कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। तो हमारे स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि कंप्यूटिंग जो ट्रेंड्स हैं, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके हवाले से अगर आप फ्रीलांसिंग स्किल्स पैदा करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक। सर, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी मेरे ख़्याल में ये है कि कामयाबी ये है कि आप लोगों के लिए कितनी सहूलियात पैदा कर रहे हैं। आप बीइंग एन इंडिविजुअल लोगों के लिए कितने कारगर साबित होते हैं, आपका काम लोगों के लिए कितना कारगर साबित हो रहा है, कितना फ़ायदेमंद है लोगों के लिए, और यही कामयाबी। अगर मैंने कोई काम किया है और वो किसी के लिए यूज़फुल नहीं है तो मैं नहीं समझता कि आप कामयाब हुए हैं। और अगर मैंने कुछ बीइंग इंडिविजुअल अगर मैं किसी के लिए काम नहीं आ सकता, किसी के काम नहीं आ सकता, तो मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी, क्योंकि इस्लाम का कॉन्सेप्ट भी यही है। इस्लाम मेरे ख़्याल में इंडिविजुअलिज़म को प्रमोट नहीं करता, ठीक है, हम एक माशरे को प्रमोट करते हैं। तो मेरा यही कॉन्सेप्ट है कामयाबी के बारे में। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? बेशक जी, वालिदैन का तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा साथ रहा। मुझे याद है अभी भी मेरे वालिद साहब 2001 में उनकी वफ़ात हो गई थी। उनका हमेशा ख्वाब था कि वो मुझे पढ़ाएंगे बाहर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे HEC के स्कॉलरशिप्स के तहत वो मेरा ख्वाब पूरा हुआ। और वो 5-6 साल जो मैं बाहर रहा तो मेरे पीछे वालदा ने, मेरे बहन भाइयों ने जिस तरह वो वक्त गुजारा, तो ये भी बड़ा मुश्किल टाइम था उनके लिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत की और मुझे फिर भी उन्होंने प्रमोट किया कि आप जाएं, इनकरेज किया कि आप जाएं और पढ़ के आएँ। इसके अलावा ज़ाहिर है आपके दोस्त तो हमेशा आपका साथ देते हैं हर हवाले से। आप परेशानियों में आपके दोस्त ही होते हैं जो आपका साथ देते हैं। तो बिल्कुल उन सब दोस्तों का, उन तब रिश्तेदारों का और वालिदैन का तो शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता। उनका तो एक लाशुमार है। जी। आपके बेहतरीन उस्ताद कौन हैं? मेरे बेहतरीन उस्तादों में मेरे ख़्याल में हर लेवल पे, अगर मैं मैट्रिकुलेशन की बात करूं उस पे अलग थे, FSC लेवल पे अलग थे। मैट्रिकुलेशन पे मेरे उस्ताद थे, यहाँ राव शकील साहब होते थे, खानपुर से बिलोंग करते थे। मियाँ मकबूल साहब होते थे, वो आज तक हमें याद हैं। ये वो टीचर्स हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं, हमारी दुआओं में भी रहते हैं। फिर इसी तरह BS की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम टीचर्स आज यहाँ मौजूद भी हैं। कुछ छोड़ के चले गए हैं। डीन फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग जो डॉक्टर दोस्त मोहम्मद ख़ान साहब हैं, ये हमारे टीचर्स में शामिल हैं, और डॉक्टर वकार साहब ये हमारे टीचर्स में शामिल हैं। तो और भी बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स जो आज भी यहाँ सर्व कर रहे हैं वो हमारे टीचर्स में शामिल हैं जी। और हमारे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं सबके लिए। जी। डॉक्टर साहब, आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? हाँ जी, टूरिज़म का मुझे शौक़ तो है, बिल्कुल है। और पाकिस्तान ज़्यादातर टूरिज़म मैंने अगर की है तो मैंने बाहर ही की, फॉरेन कंट्री में की है। हाँ, यहाँ पे आके समझ लें मौका नहीं मिला और उस तरह से घूमने फिरने का। ज़ाहिर है हमारे यहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत अच्छी जगह हैं घूमने के लिए, गर्मियों में ख़ास तौर पे। शहरों में तो मुझे बहावलपुर सबसे ज़्यादा पसंद है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर ही बैठा हूँ। सिंध को मैं थोड़ा बहुत घूम सका हूँ इन्हीं दौर में, और मैं जामशरो और हैदराबाद ये मैं काफ़ी हद तक घूमा फिरा हूँ। मकली कब्रिस्तान भी हमने देखा। तो उस हवाले से अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये रीजन मुझे बहुत पसंद है। लेकिन शहरों में अगर शहर चूज़ करें तो बहावलपुर। ठीक। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? खानों में सर मैं सब कुछ खा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप कोई ख़ास चीज़ पूछना चाहेंगे तो मेरे ख़्याल में कीमा, मटर, आलू में मैं यही पसंद करता हूँ खाने में ज़्यादातर। लेकिन वो भी अब हमने उस तरह से पसंद करना छोड़ दिया। एज के साथ साथ चीज़ें आपकी चेंज हो जाती हैं। जी।
डॉक्टर साहब, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, फैकल्टी मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को एज अ चेयरमैन डिपार्टमेंट आपका क्या पैगाम है? मेरा पैगाम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ख़ास तौर पे और बाकी जितने भी कंप्यूटिंग के अंदर स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके लिए ख़ास तौर पे पैगाम ये है कि कंप्यूटिंग की जो फील्ड है वो एक प्रोफेशनल फील्ड है। उसमें जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में हों, किसी भी डिपार्टमेंट का हिस्सा हों, एक बात जहन में रखिएगा कि आपने यहाँ सिर्फ कोर्सेज पास करने नहीं आना, आपने आपका मकसद सिर्फ डिग्री लेना नहीं होना चाहिए, आपका मकसद है स्किल्स को डेवलप करना और उसकी बुनियाद आपने फ़र्स्ट सेमेस्टर से ही डालनी है। पहले 2 सेमेस्टर जो होते हैं वो बहुत अहम होते हैं आपकी फाउंडेशंस को डेवलप करने में, आपकी हैबिट्स को डेवलप करने में। अगर आप ये 2 सेमेस्टर्स अच्छे तरीके से फोकस होके उन ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी सीखने पे लगा दें तो बाकी 6 सेमेस्टर्स हमें आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इतने इंडल्ज हो जाएंगे उसके अंदर कि आपको हमें वो बातें बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपने ठीक है, थ्योरेटिकल भी आपने जो फील्ड है उसको भी अच्छे तरीके से वो करना है और स्किल्स को भी गेन करना है। कंप्यूटिंग में हमारे यहाँ मशहूर है कि अगर आपको कुछ आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर कुछ नहीं आता तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये पूरा सम अप कर देता है तमाम बातों को। तो मेरा तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिशन ले रहे हैं फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में और स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, यही पैगाम है और हमारा फोकस भी इंशाल्लाह इसी पे होगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।